अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम शान वसीम और मैं गली क्रिकेट की एपिसोड में एक दफ़ा फिर आपके सामने हैं। हमारे साथ मेरे बड़े भाई शहरियार वसीम और हमारे पाकिस्तान से दोस्त हैं बहुत पुराने अली अहमद, जो आजकल काफ़ी अपने पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं माशाल्लाह से, काफ़ी पाकिस्तान टीम के लिहाज से, और काफ़ी कॉमेडिक जवाबात आते हैं इनके। मेरी और अली की काफ़ी बनती भी है इस मामले में कि बाबर आजम को कैप्टन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इस एपिसोड पे हम लोग डिस्कस करेंगे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज़ की जो स्क्वाड अनाउंस हुई है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस की है, और उसमें हम लोग डाइव इन करेंगे कि कौन से प्लेयर्स किन प्लेयर्स की सेशन बनती है, किन प्लेयर्स की कहाँ जगह बनती है, एंड हु मिस्ड आउट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ भैया से। भैया, आप बताएं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। एक तो सरप्राइजिंग तो नहीं कहेंगे, लेकिन शान मसूद का लीड करना पाकिस्तान टीम को, और फिर द पावर डायनामिक्स दैट पाकिस्तान टीम हैज़ नाउ विद शान, बाबर, सरफराज। जो हम लोग एक पहले यूनिटी की बात करते थे कि एक पाकिस्तान टीम में यूनिटी बनी हुई थी, अब थोड़ी सी वो यूनिटी चेंज हुई है। एंड हाउ डू यू सी के ये जो स्क्वाड सेलेक्ट हुई है, ये इस यूनिटी को कितना इम्पैक्ट करती है? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मुझे नहीं लगता कोई इम्पैक्ट होना चाहिए, क्योंकि शान जो है वो रेगुलर मेंबर है इस टीम का। ऑन एंड ऑफ वो तीनों फॉर्मेट्स में जो है वो रेगुलर मेंबर है, तो आई डोंट थिंक यूनिटी का इतना इशू होना चाहिए। कैप्टनसी चेंजेस पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है। एवरीबडी हैज़ बिन थ्रू, जो करंट अभी खेल भी रहे हैं। it was the same case with सरफराज। तो जब सरफराज की कैप्टनसी गई थी तो it wasn't really a big deal। तो मुझे नहीं लगता कि बाबर की कैप्टनसी जाने से कोई बहुत बड़ा डिफरेंस आने वाला है। शान की जहाँ तक कैप्टनसी की बात है, इन इन एन आइडियल वर्ल्ड जो है वो आप ऑब्वियसली किसी यंग प्लेयर को देखना चाहेंगे कि यार वो कैप्टन बने फॉर द लॉन्गर टाइम, मगर गिवन सर्कमस्टेंसेस में आई थिंक शान की कैप्टनसी मेक सेंस। क्योंकि आपके पास बेसिकली इन तीनों फॉर्मेट में आपके पास उस तरह से ऑप्शंस अवेलेबल है ही नहीं कि आप किसी एक प्लेयर को तीनों फॉर्मेट के कैप्टन से हटा के पे तीन प्लेयर बना दें, या एक को तीनों को बना दें कैप्टन। तो उस लिहाज से मुझे नहीं लगता टीम में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाली हैं। जहाँ तक बात इनिशियल रिएक्शन की है स्क्वाड देख के, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इतने ज़्यादा उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस नहीं लग रहे। प्रीटी मच जो स्क्वाड मेरे मेरे हिसाब से जो स्क्वाड बनता था वो बना है। हाँ, मुझे 3-4 लोगों की पर्टिकुलरली सिलेक्शन पे है एतराज़। वो इसलिए नहीं कि वो प्लेयर डिज़र्व नहीं करते थे, वो ये कि जो जस्टिफिकेशन हमारे चीफ सेलेक्टर साहब ने दी है ना उनको सेलेक्ट करने की, वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। और जिन प्लेयर्स को उन्होंने डिसरिगार्ड किया है, उसकी जस्टिफिकेशन भी सही नहीं है। तो ओवरऑल हम आगे जाके डिटेल में कवर करेंगे, बट ओवरऑल स्क्वाड आपको बेस्ट केस सिनेरियो में यही मिलना था जो मिला है। सही। तो अली, आपकी क्या राय है इस मामले में कि आपको क्या लगता है कि शान मसूद का कप्तान बनना और उसकी परफॉर्मेंसेस पे इन अ वे के ओपन करता है या वन डाउन आता है, एक डज ही टेक द चैलेंज एज एन ओपनर? डज ही कम डाउन टू प्ले एज वन डाउन? आई थिंक श्रीलंका की सीरीज में वन डाउन खेला था, राइट? नहीं, श्रीलंकन की सीरीज में भी, और जो लास्ट ईयर हमारी होप सीरीज हुई थी ना अगेंस्ट इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, उस पे भी ये वन डाउन खेला था। इमाम और अब्दुल्ला ओपनिंग कर रहे थे और ये वन डाउन आया था। देखिए, जहाँ चेंजेस की जहाँ तक बात है,
ये तो आपको भी पता होगा, ये फ्लैशबैक हो गया 2019 का। आपने सरफराज को हटाया था बिफोर ऑस्ट्रेलिया सीरीज, बाबर के साथ भी आपने भी यही किया। तो वही है कि चेंजेस तो आउट ऑफ द वे जाके हो जाते पाकिस्तान क्रिकेट में, नई बात है नहीं। क्या पता 4 साल बाद हम एक लाइव सेशन कर रहे हो और यही डिस्कस कर रहे हो, तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है, बहुत नॉर्मल सी बात है यहाँ पे। बाकी जहाँ तक आउट ऑफ द बॉक्स जाके कैप्टनसी इन्होंने शान को दे दी, उस पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट है। क्योंकि इनलाइन अगर आप देखें तो बाबर के बाद अगर कोई इनलाइन था फॉर द कैप्टनसी चार्ज, वो मोहम्मद रिजवान थे, एज कम्पेयर टू शान भी या शाहीन भी। आप एक प्रोसीजर के थ्रू नहीं चले। आपने जब सरफराज हटा था तो आपने कोई उसका बैकअप नहीं बनाया था, एज कम्पेयर टू अभी जितने ऑप्शंस थे आपके पास बाबर को हटाने के बाद। उस वक्त तो आपके पास ऑप्शंस नहीं थे, आपने अजहर अली को भी आउट ऑफ द वे जाके बना दिया था। पहले आपने 2017 में उनको हटाया, 2019 में आपने उनको फिर से बना दिया। तो ये बहुत मतलब ये तो कॉमन सी चीज़ है, और अब तो हम परसीव कर लेते हैं भाई ये चेंजेस हो सकती हैं, कोई नई बात नहीं होगी। बाकी ये है कि शान की जो क्रिकेट है ना, वो काफ़ी चेंजेस हैं एज़ कम्पेयर टू जो पहले वाला शान था, जब 4 साल पहले जो आपने देखा होगा 2019-18 में। बहुत मतलब शान एक मतलब शेल में होता था, कोई वो खुल के नहीं खेलता था। अब आपने उसकी क्रिकेट देखी जब से उसको पीएसएल में कैप्टनसी मिली थी, उससे मुल्तान सुल्तान में चेंजेस लाए, फिर वो काउंटी खेलने गया। सबसे बड़ा जो उसको फ़ायदा हुआ वो काउंटी का तो बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि जो डर्बी शहर में वो खेला, अभी वो यॉर्कशायर की कैप्टनसी कर रहा था। अब यॉर्कशायर कोई छोटा मोटा काउंटी क्रिकेट क्लब है नहीं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं उसके। तो आप उसकी जब कैप्टनसी कर रहे हो आउट ऑफ द वे जाके इंग्लैंड के सेटअप में, और फिर आप यहाँ पे आके एज अ लीडर रोल लोगे, तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत चेंज आएगा। क्योंकि कल जो मैंने प्रैक्टिस मैच भी देखा, शान का तो मुझे यही लग रहा है कि वो अपने स्टाइल में खेलेगा जो उसने श्रीलंका में भी अप्लाई किया था। क्योंकि उसने कल 101 रन बनाया और बहुत चार्ज किया उसने बॉलर्स को। फिर बाकी साइम ने भी 35 बनाया, बाबर ने 75 तकरीबन बनाया। बाकी ये है कि एज कीपर तो मुझे अब यही लग रहा है कि ये लोग सरफराज के साथ जा रहे हैं, रिजवान के साथ मुझे नहीं लग रहा है ये जा रहे हैं। क्योंकि ये भी एक मतलब इस सेटअप का आप बोल सकते हैं कि ये कोशिश कर रहे हैं कि जो एका बन गया था ना, एक बाबर रिजवान शाहीन का, फिर उसके अराउंड जो सब थे, वो भी तोड़ना चाह रहे हैं। अब वो कैसे तोड़ेंगे, जाहिर सी बात है, एक प्लेयर को एक फॉर्मेट से ड्रॉप करेंगे, दूसरे को दूसरे से करेंगे, तीसरे को तीसरे से करेंगे। ओडीआईस तो आपके पास है नहीं अभी 1 साल तक। तो अब जाहिर सी बात है, अब ये मुझे नहीं लगता न्यूजीलैंड सीरीज आएगी उसमें बाबर रिजवान को ये ओपनिंग पे रखेंगे। क्योंकि हफीज़ बहुत वोकल रहे हैं कि नहीं, बाबर और रिजवान को साथ ओपनिंग नहीं करनी चाहिए। सही है, एक को शायद आप बोल सकते हैं कि नीचे आ जाए, क्योंकि फ़खर जब वो वन तो डाउन हफीज का खेलते तो तो प्रॉपर एक आ गया ना स्टेटमेंट। हाँ। हम्म, हफीज का फ़खर तो आ नीचे गया। जब खेलते हैं तो अब आपके पास मोहम्मद हारिस भी है, तो आपके पास अब ऑप्शंस बहुत आ गए। लेकिन ज़्यादा अभी हम स्क्वाड की यही बात करते हैं, इसमें थोड़ा सरप्राइजिंग चेंजेस आप ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो नसीम शाह का जो एक गैप है वो वैसे हम्म फिल नहीं हो पा रहा। इन्होंने बहुत बुरा करने की कोशिश की हम्म हारिस रऊफ को, जो हमारे चीफ सेलेक्टर हैं। चीफ तो सेलेक्टर नहीं है, अब आप उसको चीफ सेलेक्टर ही बोलें, क्योंकि आप मतलब जब आप स्क्वाड अनाउंस कर रहे होते हैं तो आपसे जब हम्म आप बस अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में आपने हारिस रऊफ का बता दिया, ये क्या बात हुई? आप कैसे बोल सकते हो यार? आपसे ना कोई सवाल हुआ ना कुछ हुआ। अब 2019 में वहाब रियाज वहाब रियाज से कहा गया था आप ऑस्ट्रेलिया में जाके टेस्ट सीरीज खेलें, तो इन्होंने माजरत कर ली थी, वो बोले मैं वाइट बॉल पे फोकस करूंगा। आपको खुद पता होगा 2019 में जो हमारा बॉलिंग अटैक था वो क्या था, मोहम्मद मूसा, वो मूसा खान, शाहीन नसीम, और ये सारे उस वक्त यंगस्टर्स थे, उनको कोई मतलब एक्सपीरियंस नहीं था। आपके पास कोई एक्सपीरियंस बॉलर ही नहीं था। वो रिकी पॉन्टिंग बोल रहा है कि इससे वर्स्ट अटैक मैंने ऑस्ट्रेलियन अब शोर्स खुद पे नहीं पे देखा। पड़ी है तो समझ नहीं आ रही। हाँ और अब बयानात दे रहे हैं यार। लाइक आप खुद देखो, आपने 4 साल पहले खुद क्या किया। और हारिस रऊफ की इसमें गलती नहीं है कि लोग कह रहे हैं कि इसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर है, ये है वो है। भाई वो रेड बॉल तो खेला ही नहीं अपनी सारी जिंदगी, गिने चुने 6-7 मैचेस खेले, और यॉर्कशायर में वो हम्म लास्ट ईयर थी 3-4 मैचेस खेला है। तो आप उसको आउट ऑफ द वे जाके, नहीं वो हम 10 ओवर बॉलिंग कराएंगे, हम 12 ओवर बॉलिंग हम्म कराएंगे, हमारी एक स्ट्रैटेजी है।
भाई आपकी एक स्ट्रेटजी है तो आप ऑल्टरनेटिव भी ढूंढो ना। आप वाइट बॉल के बॉलर को आप रेड बॉल में घुसा देंगे, मतलब ये वही है ना। अभी वो बेसबॉल वाली ये एक शोशा छोड़ेंगे देखना तुम ऑस्ट्रेलिया जाके, वहां तो प्रेस सवाल वगैरह पूछेगा, ये हफीज बोल देंगे हमारा कोई बॉल वगैरह है, तो ये होगा। 90 ओवर का दिन होता है और सिर्फ 10 ओवर ढूंढ रहे हैं। 10 ओवर ढूंढ रहे हैं एक बॉलर से। हाँ भाई, वो तो इतनी लंबी लंबी बैटिंग करते हैं। डेविड वार्नर तो एक दिन में वो 250 मार देता है। लास्ट ईयर उसने जो लास्ट सीरीज थी आपकी 2019 वाली, उसमें उसने 300 मारा है तो एडिलेड में। नहीं, फिर आगे इस मामले से आगे बढ़ते हैं। फिर हम्म आपका एक टॉप ऑर्डर तो एक सेट समझ में आ रहा है हमें। मिडिल ऑर्डर की अगर बात की जाए तो मिडिल ऑर्डर में आपके पास अभी इस वक्त कौन सा ऐसा बैट्समैन है अपार्ट फ्रॉम बाबर जो आपको लगेगा कि यार he walks into the 11 apart from बाबर एंड सरफराज। अब आपके पास आगा सलमान का भी ऑप्शन है, आपके पास क्या कहते हैं सऊद आगा शकील है। सलमान का ऑप्शन है, आपके पास मोहम्मद रिजवान का ऑप्शन है, सऊद शकील का ऑप्शन है, इमाम आपके इमाम आ गया, आपके अब्दुल्ला शफी, शान मसूद, बाबर आजम, और फिर शाहू शकील और सरफराज अहमद से आपका टॉप 6 बनता है। आई थिंक ये बात तो प्रीटी स्टैंडर्ड है कि ये आपका वॉक इन होगा। आई थिंक जो हम लोग को ट्रबल होगा मेरे लिहाज से वो ये जज करना होगा कि आपने 2 स्पिनर खिलाने हैं या 4 सीमर खिलाने हैं। आपने जो अब यहाँ पे ये बात आती है कि मैं थोड़ा था, आई थिंक भैया इस बात पे एग्री करेंगे मेरे साथ कि मोहम्मद अब्बास का होना आई थिंक वुड हैव बीन इम्पैक्टफुल। अजहर वहाब रियाज के मुताबिक जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा था कि उन्होंने मोहम्मद अब्बास को इससे सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि हसन अली की बॉल रिवर्स स्विंग में ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। मेरे लिहाज से ये थोड़ा अजीब हो जाता है क्योंकि दोनों की बॉल में मेरे लिहाज से दोनों की बॉल में काफ़ी अच्छा खासा स्विंग है। अगर आपको याद होगा मोहम्मद अब्बास की अबू धाबी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो उसने बॉलिंग स्पेल कराई थी, उसने आई डोंट नो कितनी आई थिंक 8-9 विकेटें ली थी, ऐसे कुछ 10 लिया था 10 उसने। विकेटें ली थी। 10 विकेटें ली थी उसने। हम्म तो वो प्योर रिवर्स स्विंग बॉलिंग थी। तो हम्म टू से के मोहम्मद अब्बास कैन नॉट रिवर्स स्विंग द बॉल एज मच एज हसन अली वुड बी एबल टू, ऑल्दो हसन अली ने ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट मैचेस नहीं खेले। फिर एक और बात आती है मोहम्मद वसीम जूनियर की। तो भैया मैं आप पे फिर तुम्हारे पास फिर से आता हूँ मैं कि तुम्हें क्या लगता है कि ये आपका जो लेटर पार्ट है जो बॉलिंग का, क्योंकि आपके 3 सीमर तो फिट हो जाएंगे, आपके शाहीन शाह अफरीदी होगा, आ, आ, और बाकी जो 2 भी होंगे जिनकी भी बात होगी ये भी आगे जाके। आपको क्या लगता है कि ये जो लेटर पार्ट ऑफ द प्लेइंग 11 है इसमें कौन फिट होता है? देखो बॉलिंग जो है ना वो तो उसमें भी एक आपको मसले आएंगे, क्योंकि अब आप अगर स्क्वाड का शेप देखें तो उसमें आपने फ़हीम को भी रखा हुआ है, आपने आमिर जमाल को भी रखा हुआ है, आपने वसीम जूनियर को भी रखा हुआ है। ठीक है, ये तीनों एक तरीके से एक तरीके से क्या, तीनों एक ही तरह के बॉलर हैं। सही है। फिर उसके बाद आपके पास नए बॉल पे शाहीन के अलावा आपके पास देखा जाए तो मीर हमजा का ऑप्शन है और हसन अली का ऑप्शन है। अब देखना ये है कि ये नए बॉल किससे शेयर करवाते हैं, हसन अली से करवाते हैं कि मीर हमजा से करवाते हैं। जो बात देखने में आई है या जो सुना है मैंने, जितना हफीज़ को या वहाब को, ऐसा लग रहा है कि वो मीर हमजा को एज अ बैकअप लेके गए हैं। उनकी उनके माइंड में वो प्लेइंग 11 में नहीं है। तो दैट मीन्स कि वो हसन अली को रखेंगे या शायद वो खुर्रम को डेब्यू करवा दें, क्योंकि खुर्रम शहजाद भी नए बॉल का बॉलर है। तो अगर आपके पास ये 2 नए बॉल के बॉलर हैं तो आप फिर एक ऑलराउंडर ये पक्का खिलाएंगे। अब उसमें देखना ये है कि वो वसीम जूनियर को खिलाते हैं या फ़हीम को खिलाते हैं। बैटिंग एज फ़हीम का ज़्यादा है, तो आई थिंक फ़हीम विल मेक इट इनटू द टीम। सही है। तो ये आपके 3 पेसर हो गए।
उसके बाद आपके पास अगर आपने 6 बैटर पहले डिसाइड कर लिए तो 7वां फ़हीम हो गया, फिर आपका नुमान हो गया 8 और फिर आपके शाहीन और हसन हो गए। आपके पास फिर भी एक बॉलर की गुंजाइश बचती है, ठीक है। अब वो देखना है कि वो उसको वो लोग अच्छा सॉरी अबरार भी है तो अब अबरार भी है ना। तो आई डोंट थिंक अबरार और नुमान को ये बिठाएंगे, दोनों खेलेंगे। अब डिसाइड ये करना है कि सलमान अली यागर के साथ जाना है एज अ फिफ्थ स्पिनर या फिफ्थ बॉलर, या नुमान को एज अ स्पेशलिस्ट स्पिनर खिलाना है, क्योंकि डिसाइडिंग फैक्टर यही है। बाकी आपकी टीम आप यू कैन मेक सेंस ऑफ इट कि ये बनने वाली है। हमें ऑब्वियसली प्रॉब्लम आएगा ओपनिंग में। अब्दुल्ला भी पहले नहीं खेला हुआ और इमाम भी टेस्ट मैचेस नहीं खेला हुआ है वहाँ पे। उसने T20 के मैचेस खेले थे एंड वी नो कि वो कितना वर्नेबल है शॉर्ट बॉल पे। तो वैसे तो खैर हमारे बैटर ज़्यादातर आगे की बॉल पे आउट होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, मगर शॉर्ट बॉल पे वो बहुत ही हल्का है। तो मेरे हिसाब से तो उसकी ऑस्ट्रेलिया में मुझे नहीं समझ आई कि उसको सेलेक्ट पहली बात किया क्यों है, क्योंकि वो जितना वर्नेबल है बाउंसी पिचेस पे, ठीक है कि वो हमारे लोकल कंडीशंस में उसने फिर भी थोड़े बहुत रन किए हैं, बट ही ही स्ट्रगल्स अगेंस्ट पेस। तो उसकी सिलेक्शन बनती नहीं थी, बट क्योंकि उन्होंने कंसिस्टेंसी के तौर पे रख ली है तो आई एम प्रीटी श्योर कि ये 1-2 टेस्ट के बाद दे विल हैव टू मेक अ चेंज, क्योंकि उससे परफॉर्म मुझे नहीं लगता उस तरह से हो पाएगा। जहाँ तक बात अब्बास की है, तो हमारे चीफ सेलेक्टर साहब कह रहे हैं कि जी कि अब्बास जो है वो सीम बॉलर है, तो वो सीमिंग विकेट्स पे अच्छी कराता है। ऑस्ट्रेलिया में सीमिंग विकेट नहीं होती, ऑस्ट्रेलिया में जो है ना आपको पटक के बॉल करानी होती है। तो उसमें ये है कि हसन अली जो है वो पटक के बॉल कराते हैं, सही है। आमिर जमाल हैं, वसीम जूनियर हैं, ये सब पटक के बॉल कराते हैं, तो इसलिए इनकी सिलेक्शन हुई है। अब्बास पटक के बॉल नहीं कराते और उनकी पेस नहीं है, इसलिए उनकी सिलेक्शन नहीं हुई। अब पूछने वाली बात ये कि खुर्रम शहजाद कौन सी पटक के बॉल कराते हैं जो इनकी सिलेक्शन हुई है। वो भाई नए बॉल का बॉलर है, आगे से वो स्विंग करके बॉल करता है वो, ठीक है। अभी आपने वो देखा होगा सिनेरियो मैचेस जो हैं उसमें उन्होंने 1-2 शॉर्ट ऑफ अ लेंथ बॉल कराई है वहाँ पे, तो वो थोड़ा सा उसने तंग किया है बैटर्स को। मगर बात फिर वही है कि ये काम तो अब्बास भी कर सकता है ना। हमारा मसला ये है कि हम लोग चाहे एक्सपीरियंस बॉलिंग लेके जाएं या हम इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लेके जाएं, हमें आज तक एज अ टीम यही समझ में नहीं आया कि ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पे किन लाइन लेंथ पे बॉलिंग करानी है। करेक्ट। हमारे जब लेजेंड बॉलर्स भी जब वहाँ जाते थे ना, तो उनको भी समझ में नहीं आती थी कि भाई कि हमें शॉर्ट ऑफ अ गुड लेंथ बॉल करानी है, आगे बॉल करानी है, खिंचा हुआ बॉल कराना है, क्या कराना है यहाँ पे, और वो हमें मज़े से धोते थे। तो अब अच्छा, अब मज़े की बात ये है कि जो हमारे हेड कोच हैं उन्होंने कभी टेस्ट मैच खेला ही नहीं है कभी नहीं। ऑस्ट्रेलिया में। तो अब वो क्या बताएंगे बैटर्स को वहाँ पे। अच्छा, वो बैटिंग कोच भी बन के जा रहे हैं, वो हेड कोच भी हैं, वो बैटिंग कोच भी हैं, वो टीम डायरेक्टर भी हैं। अब वो भी मैंने क्लिप्स देखी थी, मैं प्रैक्टिस की मैच से पहले, सिनेरियो मैच से पहले मैं क्लिप्स देख रहा था, उसमें वो कीपिंग भी बता रहे थे कि कैसी मूवमेंट होनी चाहिए। वो सरफराज को और रिजवान को बता रहे थे कि वो कि कैसे की मूवमेंट कैसी होनी चाहिए, स्लिप फील्डर कैसे खड़े होने चाहिए। तो वो हर फन मौला बने हुए हैं वो, जिन्होंने कुछ प्रोफेसर है ना। ना ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने खेला है, और जितना उन्होंने खेला है वो भी हमें पता है कितना अच्छा खेला है। मगर अब ठीक है कि अब सईद अजमल एज अ स्पिन, हाँ वो अल्लाह रहम करे, बस ऐसे प्रोफेसर जब मिल जाते हैं ना तो फिर स्टूडेंट्स का बहुत ही बुरा हाल होता है। अब उमर गुल और सईद अजमल के इंडक्शन इस लिहाज से अच्छा है कि दोनों को ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। तो उस लिहाज से आई थिंक के बॉलिंग को शायद थोड़ी सी मदद मिले, कि यू नो किस तरह की बॉलिंग करानी, क्योंकि मार आपको बहुत अच्छे से पड़ने वाली है वहाँ पे, इसका तो हमें कंफर्म पता है कि वहाँ पे बहुत अच्छे से मार पड़ने वाली है, और हमने जो है ना वो लंबी लंबी बॉलिंग करानी है वहाँ पे। दूसरी बात ये है कि हारिस रऊफ़ की जहाँ तक बात है, तो वहाब साहब ने बेसिकली नई ट्रक की बत्ती जो है ना कौम को दे दी पहले ही, कि उन्होंने कहा भाई इससे पहले कि एंड रिजल्ट जो आएगा उस पर गालियाँ जो पड़ेंगी, उससे पहले हमने एक एक्सक्यूज़ दे दिया कि भाई कि हारिस रऊफ़ नहीं थे,
इसीलिए हम इसलिए ये मार टेस्ट पड़ गई। सीरीज हार गए, वरना तो हमने जो है ना उनको व्हाइट वॉश कर पहले देना था। हाँ, हमने वाइट वॉश कर देना था, एक सेशन भी नहीं खेलने देना था उन्हें। उसने 10 ओवर में ही जो है ना पूरी टीम को बाहर कर देना था। मसला ये है कि पेस, देखो पेस मैटर तब करती है जब आपके पास लाइन लेंथ हो, आपके पास कंट्रोल हो, तब पेस Yeah. मैटर करती है। आप अगर हाफ ट्रैकर बॉलें देंगे तो वो कोई क्लब के प्लेयर्स तो है नहीं, उनको भी पता है आपने क्या बॉलें करानी है आके, उनको पता है आपने बाउंसर मारना है आके, वो भी आपके जो है ना वेवेड बाउंसर होते हैं, रूम दिए हुए होते हैं, आपने आउटसाइड ऑफ स्टंप आपने बाउंसर करा रहे होते हैं, पुल खा रहे होते हैं बड़े बड़े। अब मजे की बात है कि मुझे इन सारों की सोच पे हैरानी इस बात पे होती है कि नसीम शाह का रिप्लेसमेंट कौन लेकर आ रहे हैं, हारिस रऊफ, जिनसे ओडीआई में बॉलिंग नहीं हो रही, वो टेस्ट मैच में आके बॉलिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने मेलबर्न स्टार से T20 खेला हुआ है। ये आप उनको सोचें बैठ के यार के, हम्म, सोचें बैठ के कि आप नेशनल टीवी पर आके इतनी आपने इम्पोर्टेंट पोजीशन ली हुई है और आप एक्सक्यूज आके दे रहे हैं कि जी कि वो आपको सेक्रीफाइस करना चाहिए, आप सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं। ओ भाई, वो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर के टेस्ट मैच की वजह से है। वो टेस्ट मैच तो नहीं खेलता ना, 1.5 साल पहले, 1 साल पहले उसने टेस्ट मैच खेला है, उसमें भी वो पिंडी में बॉलिंग कराने में एक दिन में इंजर्ड हो गया वो। और अब अच्छा वो लारे लप्पे दे रहे हैं लोगों को कि नहीं जी हमने जो है ना उनको बोला था कि 10 ओवर से ज़्यादा नहीं करेंगे, वो जो 90 ओवर फील्डिंग कौन करेगा? आप बाबर आगे यार करेंगे फील्डिंग 90 ओवर? वो क्या डगआउट में बैठे रहेंगे कि वो 10 ओवर का 5 ओवर का नहीं, स्पेल आपके टीम कराएंगे? डायरेक्टर जाएंगे भाई, टीम डायरेक्टर जाएंगे फील्डिंग करने। नहीं, वो पहले 5 ओवर का स्पेल कराएंगे, उसके बाद वो डगआउट में बैठ जाएंगे जाके, जैसे क्लब क्रिकेट हो रही है। वो डगआउट में बैठे रहेंगे, फिर जब जब उनकी बॉडी रिगेन हो जाएगी फिर वो वापस आएंगे, फिर वो 5 ओवर का स्पेल कराएंगे और फिर जाके डगआउट में बैठ जाएंगे। वो इस तरह से आप जो है वो टेस्ट मैच खिला रहे हैं, यानी कि आप। अच्छा, अब ये तो हो गई रेगुलर प्लेयर्स की बात, अब आप आ जाएं ज़रा जो यंग टैलेंट को उन्होंने सेलेक्ट किया है। साइम अयूब को सेलेक्ट किया है, सही है, खुर्रम शहजाद को सेलेक्ट किया है, आमिर जमाल को सेलेक्ट किया है। अच्छा, अब इन तीनों को, साइम अयूब को सेलेक्ट किया है हुरैरा से पहले, ठीक है, जिसने 2 सीजन में रन किए हैं। उसकी एक्सक्यूज दे रहे हैं कि जी कि वो हुरैरा जो है वो टॉप ऑर्डर हमारा सेटल्ड है, तो हुरैरा की जगह जो है ना उसका कंपटीशन बहुत टफ है, तो इसलिए हमने उसको कंसिडर ही नहीं किया। तो ये जी ये साइम अयूब क्या लोअर मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं? कहाँ खेलते हैं वो? टॉप ऑर्डर में खेलते हैं ना वो। और ये देखना, ये ज़बरदस्ती उसको खिला भी खिला देंगे भी टेस्ट देंगे। मैच। मैं ये मुझे लग रहा है ये लोग शान मसूद को बॉक्सिंग डे वाला टेस्ट मैच खिला देंगे। शान मसूद कह रहा हूँ, सॉरी, साइम अयूब को। हाँ, कि वो जी नो लुक शॉट मारते हैं वो हाँ, वो T20 समझ के उनको टेस्ट मैच करा देंगे, और फिर उसका जो है ना पूरे कैरियर की ऐसी तैसी फेर देंगे ये। साइम अयूब। बाबर आजम का, अगर आप लोग को याद हो, बाबर आजम का जो ओरिजिनल टूर किया था 2016 में, वो फ्लॉप किया था। वो जो एक वनडे में उसने सेंचुरी मारी थी सिडनी में, आई थिंक। उससे पहले उसकी सारी नहीं, इनिंग्स। उसने भी नहीं मारी थी, सिर्फ उसने उस पूरे टूर में सिर्फ न्यूजीलैंड में एक 90 रन की इनिंग खेली थी, उसके अलावा पूरा टूर उसका ऐसी 10-15 रन पे वो हर इनिंग्स में नहीं आउट नहीं, हुआ है वो। वनडे की बात कर रहा हूँ। उसने पूरे टूर में वनडे सीरीज में उसने एक इनिंग्स अच्छी खेली थी, हाँ वनडे हाँ। सीरीज में आके, वरना पूरा टेस्ट सीरीज उसका फ्लॉप गया था। लेकिन ये मैं आपको गारंटी से बात दे सकता हूँ कि अगर उस वक्त टीम एडमिनिस्ट्रेशन आपकी अगर पाकिस्तानी होती ना, तो बाबर आजम अगले टूर पे ड्रॉप था। बाबर हम्म। आजम अगले टूर पे नहीं सेलेक्ट होता, या वो सेलेक्ट भी होता तो वो टीम 11, प्लेइंग 11 से ड्रॉप हो जाता वो। ये आपको मैं लिख के दे रहा हूँ। मेरा डर ये है कि खुदा ना खास्ता आपने साइम अयूब को आपने खिला दिया और वो खुदा ना खास्ता वो फेल कर गया। आई हैव अ फीलिंग कि ये साइम अयूब के साथ यही हरकत करेंगे जो इन लोगों ने हैदर अली के साथ की, जो इन लोगों ने दूसरे इमर्जिंग खिलाड़ी हुसैन तलत के साथ किया। इन्होंने कि आ तो गए बड़े उसके साथ कि यार टैलेंट है और वगैरह फलाना, बट अगर वो टैलेंट आपका फायर नहीं करता है तो आप उसको ऐसे डिस्कार्ड करते हैं जैसे कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी। मतलब वो पर्ची था या क्या था जो आ गया था और वो बस फेल हुआ और आपने साइड में कर दिया। तो खैर, मूविंग ऑन। अभी हमने ऐसे बात की मोहम्मद अब्बास की। अली, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो
जो डिजर्विंग थे इस टूर के लिए, बट फॉर सम रीज़न दे मिस्ड आउट। अब वो तो रीज़न वहाँ रियाज ही बता सकते हैं, बट मैं यहाँ से जानना चाहता हूँ कि आप मुझे ये हाईलाइट करके बताएं कि कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं कायद आज़म ट्रॉफी में जो टॉप परफॉर्मर्स थे, जो मिस आउट हो गए। जैसे मेरे नज़र में साहबजादा फरहान आते हैं या असद शफीक आते हैं, जो मेरे लिहाज से डिजर्विंग थे, बट फॉर सम रीज़न दे मिस्ड आउट मिस्ड देयर चांस फॉर द ऑस्ट्रेलिया टूर। पर मैं आपके पास आना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा प्लेयर था जो इस स्क्वाड में डिजर्विंग था जो नहीं आ सका? या शयान, वैसे अगर आप स्क्वाड देखें ना तो वही लड़के जो बाबर जिनकी कैप्टनसी कर रहा था, या जो श्रीलंकन टेस्ट टूर पे आपके पास थे। तो मतलब आपने क्या चेंजेस किया? आपने साइम की जगह आप हुरैरा को लेकर आ गए, वो सॉरी हुरैरा की जगह आप साइम को लेकर आ गए, ठीक है। बाकी इन्होंने, जो मुझे लगता था जो डिजर्विंग है इन सब से हटके, खुर्रम शहजाद हो गए, आमिर जमाल हो गए, या हाँ यही दो नए हैं, तो उनसे हटके शाहनवाज दानी की जगह बन सकती थी, लेकिन शाहनवाज दानी अनफॉर्चुनेटली वो अभी अनफिट है, वो दोबारा एनसीए चले गए। तो मुझे ऐसा लगता था कि वो उस तरीके का बॉलर है ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस का, जो ये मतलब चाह रहे होंगे, और वो शायद वहाँ जाके इन सब से हटके लाइक नसीम शाह की जो थोड़ी बहुत कमी है, क्या पता वो पूरी करते। लेकिन वो इंजर्ड है, आपने उसको मतलब आपने उसको भी छोड़ा हुआ है ना। वो कभी एलपीएल खेलने गया हुआ होता है, कभी वो कोई और लीग खेलने गया हुआ होता है, वो 2-3 मैच कायदे आज़म ट्रॉफी के खेल लेता है, तो आपने उसको छोड़ा हुआ है। ना मतलब उसकी फ़िटनेस का आप ख़्याल रखते हैं, ना मतलब आपको भी पता है यहाँ प्लेयर्स को खुद तो कुछ पता नहीं होता। वो तो बस वाइब पे चल रहे होते हैं, ये वाइब आ रही है हम ये कर लेंगे। अच्छा ये वाला मैच है 4 ओवर का, हम 4 ओवर भी कर लेंगे, 10 ओवर का मैच है 10 ओवर का भी खेल लेंगे। तो वैसे तो आपका स्ट्रक्चर ही अजीब सा है। आप मतलब अब आप देखें नेशनल टी20 चल रहा है, आज जो टीम है वो तीसरे दिन में तीसरा मैच खेल रही है। लाइक ये कौन सी स्केड्यूलिंग है यार? आप कैसे खेल सकते हैं 3 मैच लगातार टी20 के? 2 समझ आते हैं, 3 तो नहीं समझ आते। तो यहाँ पे तो बॉलर्स की फटीग वगैरह कुछ भी ख्याल नहीं किया जाता, बस जो चल रहा है तो बस चल रहा है। बाकी जहाँ तक बात, मुझे लगता है साइम को जो एज हासिल हुआ है हुरैरा से, वो शायद हफीज़ उसको पसंद करते हैं, शान भी ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि शान खेल रहा था कराची से डोमेस्टिक में उसके साथ। वैसे तो आप देखें तो हुरैरा का चांस बनता है, उसने यार रिकॉर्ड उसने रन्स बनाए लास्ट 2 सीजन्स में, और इससे ज़्यादा कम्पिटिटिव टूर्नामेंट था। जो ये वाला कायदे-आज़म ट्रॉफी हुआ है वो इतना कम्पिटिटिव नहीं था एज़ कम्पेयर टू जो लास्ट था, क्योंकि उसमें सिर्फ 6 टीमें थी। उसमें आपके सारे टॉप प्लेयर्स उन्हीं 6 टीम्स में खेल रहे थे। अभी तो शायद 18 टीमें थी, हाँ इतनी ही थी शायद। उसमें भी आप रिजल्ट्स देखें तो आधे से ज़्यादा तो उसमें ड्रॉज हुए हैं। एक-एक मैच में 3-3 डबल सेंचुरीज़ लग रही हैं। तो ये तो हाल था हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट का इस साल का। बाकी यार मुझे जो प्लेइंग 11 नज़र आ रही है ना, जो कॉम्बिनेशन ये लोग चाह रहे हैं, जो हफीज़ आमिर जमाल को इतना पुश करते हैं, ये आज से नहीं जो 1.5 साल से वो पुश कर रहे हैं। जो उन्होंने एक टी20 खेला था इंग्लैंड के अगेंस्ट, और उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था मोइन अली को लास्ट ओवर में, तो उस वक्त से वो उनके फ़ैन हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ऑलराउंडर में ये फ़हीम और आमिर जमाल के साथ जाएंगे, और हसन और शाहीन के साथ जाएंगे। 4 पेसर्स तो ये खिलाएंगे। शायद ये इंक्लूड कर दे अबरार को, क्योंकि अबरार एक एज तो देता है वो आपको, वो मिस्ट्री स्पिनर है, वो आपको एक एज देगा। बाकी मुझे जो इस इन सब में बकरा बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो ड्रॉप होगा वो आगा सलमान है, क्योंकि वही नंबर 6 या 7 पे खेलता है। आप कीपर को तो ड्रॉप नहीं करेंगे, 6 पे आपका सरफराज खेलेगा, 7 पे ये फ़हीम, फिर अ, आमिर जमाल, आमिर जमाल के बाद अबरार और शाहीन और हसन। तो ये मुझे जो लाइनअप है ना, ये मुझे नज़र आ रही है। बाकी आपकी जो ऊपर की बैटिंग है वो इमाम अब्दुल्ला, शान और बाबर, फिर आपके पास सऊद शकील आ गए और सरफराज आ गए। अब इमाम को मुझे लगता है इमाम को अपनी गेम भी चेंज करनी पड़ेगी, जो हफीज़ इतना पुश करते हैं ना कि अटैकिंग क्रिकेट। तो मुझे लगता है साइम को इसी चक्कर में लाए कि उनको पता चले कि भाई तुम्हारा एक बैकअप है, तुम जैसे खेलते हो ना, साइम वैसे नहीं खेलता।
तो मुझे लगता है वो एक तलवार जो लटकने वाली है इमाम उल हक पे, साइम अयूब की शक्ल में, तो वो तो लटकी रहेगी और वो मुझे लगता है खिला भी देंगे। शायद पहला टेस्ट भी खिला दे, क्योंकि जो प्रैक्टिस है वो मतलब अभी आप देखें जो आपका टूर है, तो अभी तो फ़हीम भी और इमाम भी, वो भी शादियों में मसरूफ़ है। तो बाकी एक और पॉइंट ये है कि आपके पास इतना बड़ा टूर है, आप वर्ल्ड कप पे इतनी जल्दी नॉकआउट हो गए, तो भाई आप 1 महीना पहले जा सकते हो या 20 दिन पहले जा सकते हो ना, क्यों नहीं जा सकते? आप वहाँ जाके 3-4 प्रैक्टिस गेम्स खेलो। आप एक प्रैक्टिस गेम पे अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर 11 आप अपनी सारी प्रैक्टिस कर लोगे, और आपका जो पहला टेस्ट है वो पर्थ में। मुझे नहीं समझ आता ये प्लानिंग कैसे होती है, क्या होती है, और वही रिपीटेडली मिस्टेक्स है। आप लास्ट टेस्ट मैच जीते थे 1995 में, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, शानी भी पैदा नहीं हुआ था। 1995 इन ऑस्ट्रेलिया, ये मतलब थे जो बड़े बड़े प्लेयर्स थे, वसीम अकरम, वकार यूनुस, लेजेंड्स, शोएब अख्तर, इनकी वीडियोस वायरल होती हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता जो वीडियोस वायरल हुई हुई, जो रिजल्ट भी तो देखें जाके। आप सारे मैचेस हारे हुए वहाँ पर, रिजल्ट कोई नहीं देखता, बस वीडियोस की जो वाइब्स होती है ना, उस पर खुश होके वो मुंह पे बॉल मार दी, वो वहाँ से बॉल जा रही है, तो वाइब पे जो चलती है ना हमारी कॉम, यही सारा मसला है। उसकी कवर ड्राइव अच्छी है, उसकी पुल शॉट अच्छी है, बस एक एक जो स्निपेट्स पे हमारी कॉम खुश हो रही होती है ना, उसने सारा मसला किया हुआ है। और ये हमारा जो हाल है, ये मतलब ये हाल जो है ये ऊपर तक है, ये ऊपर तक ये हाल है कि लोग मतलब एक एक इनिंग्स, दो दो इनिंग्स पे, हाँ अब मोहम्मद हारिस को आप देखें, जो रमीज राजा लेकर आए थे, वो एक पीएसएल की परफॉर्मेंस थी जो उन्होंने वो पेशावर जलमी दी थी, उस पे उनका पूरा कैरियर, उन्होंने उनसे ओडीआई डेब्यू भी करा दिया उस T20 की परफॉर्मेंस पे। तो मतलब एक रमीज राजा जैसा बंदा, जो कि एक फॉर्मर क्रिकेटर है, उसको नहीं पता कि भाई अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, वो ऐसी गलतियां कर रहा है, तो आप जका अशरफ से तो कुछ एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। वो तो वैसे भी शुगर मिल के ओनर है, वो बोला ना, जावेद मियादाद का एक इंटरव्यू आया कि शुगर मिल के जो ओनर्स हैं वो आपकी क्रिकेट चला रहे हैं। तो ये वाला तो हाल है। तो देखिए, लेट्स होप, अगर ये कोई एक टेस्ट मैच जीत गए तो हिस्ट्री तो बन जाएगी। और मुझे ये नहीं समझ आता फिर जो आपके फॉर्मर क्रिकेटर्स है वो किस मुंह से इनको क्रिटिसाइज करेंगे। फिर उनके पास अलग वेज होंगे, जो बहुत सारे वेज उनके पास होते हैं क्रिटिसिज्म करने के। तो लेट्स सी क्या होता है। उसके बाद आपकी जो न्यूजीलैंड सीरीज़ है वो भी है, तो क्रिकेट तो खैर बहुत है, बट ये है कि अगर खुदा न खास्ता एक गेम जीत गया तो फिर तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का तो रिन्यूअल भी आ जाएगा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर से कि भाई अब आप 3 महीना और खेल लें आप। बट बट लेकिन ये अच्छी बात है कि ये एक बात अच्छी है कि हम लोगों का हम लोग की जो कोर है पाकिस्तान टीम की, वो pretty मच कंसिस्टेंट रही है। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हर बंदे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता है कि भाई आपका रोल क्या है टीम में। टॉप पे इमाम को अगर आप एक्सक्लूड कर दें, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, शान मसूद, सरफराज अहमद, शाहीन आफरीदी, जो आपका कोर है, देर प्रीटी मच क्लियर ऑन दैट। बट आई थिंक हमेशा से एक कायदा रहा है कि यार आप क्रिकेट खेलने जाएं, आप कंपेरेटिव क्रिकेट खेलें। ऑस्ट्रेलिया में लास्ट टूर तो हमारा बहुत ही मतलब वन साइडेड गया था। उससे पहले वाला भी टूर ब्रिस्बेन वाला गेम था जो बहुत हम लोग क्लोज आ गए थे, वरना उसके बाद जो 2 टेस्ट मैच थे वो काफ़ी वन साइडेड टेस्ट मैचेस थे। तो मेरा एक कायदा रही है हमेशा से रहा कि यार आप कंपेरेटिव क्रिकेट खेलो, आप क्लोज गेम हारो, क्लोज गेम आप ड्रॉ करो या जीतो तो खैर अब दूर की बात हो गई है, बट मैं ये हमेशा से चाहता हूँ कि यार कि आप कंपेरेटिव क्रिकेट खेलें। आप दोनों से ये सवाल है मेरा कि आप लोगों को लगता है कि इस स्क्वाड में जो पोटेंशियल है वो कंडीशंस को माइंड में रखते हुए आप लोगों को लगता है कि ये टीम आपको एक कंपेरेटिव क्रिकेट आप लोगों को देखने को मिलेगी इस स्क्वाड से वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, या आप लोगों को लगता है कि ये कोई मुआजिज़ा ही होगा कि आप कंपेरेटिव क्रिकेट देखने को मिले आप लोगों को? भैया मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ।
देखें, कंपैरेटिव क्रिकेट जो है ना वो डिपेंड करती है कि आपके प्लेयर्स कितने स्किलफुल हैं, कितने मेंटली स्ट्रांग हैं, उनके अंदर जीतने का पैशन कितना है, उस पर डिपेंड करती है। देखें, बैट बॉल स्ट्रेटजी बनाना, टैक्टिक्स बनाना, ये हर टीम करती है, ये कोई नई बात नहीं है। आपकी जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसमें आप एक सॉफ्टवेयर यूज़ करके जो है ना सारी चीज़ें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई कि कौन से बैटर की क्या वीकनेस है, हमें उसमें किस एरिया पे बॉल करानी है, कैसे उसको पकड़ना है, सारी टैक्टिक्स सारी स्ट्रेटजी आपको बना के दे देंगे। द प्रॉब्लम कम्स डाउन टू कि आपके प्लेयर्स इतने स्किलफुल हैं कि वो उस प्लान को एग्जीक्यूट कर सकें। आपके प्लेयर्स इतने स्किलफुल हैं कि हमें 2 सेशन बैटिंग करनी है, हमने जो है वो 1 सेशन के अंदर इतने रन करने हैं, हमने ऐसे जो है वो नया बॉल सी ऑफ करना है, या हमने अगर नेथन लाइन आएगा तो हमने उसको कैसे अटैक करना है। ये सारी चीज़ें जो है ना इस पे डिपेंड करता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। सैडली हमारे जो प्लेयर्स हैं वो उस तरह से इन टेस्ट क्रिकेट हम लोग अब एशियन कंडीशंस में भी आप देख लें, अब आपने पाकिस्तान में फ्लैट विकेट्स पे मैचेस खेले, मगर आपको ले देगे से वही एक आपको बाबर मिलेगा जो थोड़े बहुत रन करता है, या साउद ने रन कर दिए, सरफराज ने रन कर दिए। आपको कभी भी कंसिस्टेंटली आपके टॉप 4 टॉप 5 बैटर जो है ना एक मैच में या पूरी सीरीज में आपको कंसिस्टेंटली रन करते हुए नजर नहीं आएंगे। उसकी वजह वही है कि वो लोग, उनका फोकस जो है ना या उनकी डिटर्मिनेशन उस तरह की नहीं होती। आपको एक या दो प्लेयर ऐसे मिलेंगे टेस्ट मैच में जो है ना वो बड़ा स्कोर करेंगे या थोड़ा बहुत स्कोर करेंगे, और बाकी पूरी टीम जो है ना आपकी एक तरफ खड़ी हुई होगी। तो जब तक आप कलेक्टिवली जो है वो नहीं खेलेंगे एज अ बैटिंग यूनिट एज अ बॉलिंग यूनिट, अगर आप कलेक्टिव परफॉर्मेंसेज नहीं देंगे, आप इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे जो है वो रिलाई करेंगे, आपको कंपेटिटिव क्रिकेट देखने को नहीं मिलेगी। और ये जो माइंडसेट हमारा अब देखने को आ रहा है ना कि जी हमें पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है, हमने मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है, हमने जी वो शान बॉल खेलना है, हमने बाज बॉल खेलना है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो दूसरों को कॉपी करने के चक्करों में आप आपकी जो बची कुची क्रिकेट है ना वो भी ख़त्म करने के चक्करों में आप लगे हुए हैं। भाई आपका जो पहले स्किल सेट है, आप पहले उसके मुताबिक क्रिकेट खेल लें पहले, फिर बाकी चीज़ें आप बाद में करिएगा कि जी हमें अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है। मॉडर्न डे क्रिकेट का ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो ऑल ऑफ अ सडन जैसे जैसे शान की अगर आप कुछ इनिंग्स पहले उठा के देखें तो सीरीज जो लास्ट 2-3 सीरीज में वो जिस तरह से आउट होके जा रहा है टेस्ट क्रिकेट में, कभी रिवर्स स्वीप मार के जा रहा है, कभी जो है वो अंधाधुंध निकल के स्पिनर्स को मारने जा रहा है और आउट होकर आ रहा है, मीडियोकर स्कोर्स पे। अगर आप ये आपके दिमाग में अगर ये बैठा हुआ है कि जी कि इस तरह हमने मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है, तो सॉरी, ये मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं है, ये स्टूपिड क्रिकेट है। ये बेसिकली ये आप क्लब लेवल वाली क्रिकेट खेल रहे हैं। क्लब लेवल पे भी इस तरह की क्रिकेट नहीं खेली जाती। आपको सिचुएशन के हिसाब से खेलना होता है, आपको अपने ऑपोजिशन को रिस्पेक्ट देनी होती है, आप उनकी स्ट्रेंथ पे नहीं खेल सकते, आप उनकी वीकनेस पे आपको खेलना है। तो जहाँ तक बात है कि प्लेयर्स की कैपेबिलिटी है, यस उनकी कैपेबिलिटी है, मगर वो अप्लाई किस तरह से करते हैं अपने को मैच में, ऑब्वियसली उन पे जीतने का प्रेशर होगा। सब जो है आपको पता है, हम लोग समेत बैठे हुए होंगे कि जी अच्छा अब शान शान पे एक्स्ट्रा प्रेशर ये भी है कि जी कि मुझे प्रूफ करना है कि मैं बाबर से बेहतर कैप्टन हूँ। ठीक है, बाकियों को भी ये प्रूफ करना है कि जी मैंने जो है ना हमने ये किया, हमने वो किया। कोचिंग स्टाफ अपनी जो है वो पब्लिसिटी में लगा हुआ रहेगा कि जी हमने देखें वो जी बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं हफीज साहब या बाकी लोग। तो उसके चक्करों में अगर टीम का जो गोल है कि भाई हमने जीतना है, तो भाई आप जीत सकते हैं। डिपेंड यही करता है कि आप किस तरह से टेस्ट मैच को अप्रोच कर रहे हैं। अगर आप जैसे अभी भी देखें, पिंडी में प्रैक्टिस चल रही है, कराची में आपका नेशनल T20 चल रहा है, आपके चीफ सेलेक्टर साहब जो है वो पिंडी में आके फोटो सेशन करवा रहे हैं प्लेयर्स के साथ। वो जी वहाँ पे खड़े हो गए प्लेयर्स की हाल चाल पूछ रहे हैं। ओ भाई आपका काम नेशनल T20 में है, आप जाके वहाँ पे टाइम गुजारें, वहाँ जाके प्लेयर्स की हालत देखें, क्या लोगों के आप स्ट्रक्चर की हालत देखें, प्लेयर्स किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं वो देखें, बैठ के आप जाके पिंडी के अंदर फोटो सेशन करवा रहे हैं और लोगों की खैरियतें पूछ रहे हैं। वो जी उसके बाद फिर वो आपके चेयरमैन साहब आ जाते हैं, वो जी
बिठा के उनसे जी बातें पूछ रहे हैं, अच्छा आप कितने बड़े हैं जी, आप कितने छोटे हैं, अच्छा आप यंग हैं, आप ओल्ड हैं। अबे भाई ये आपके काम नहीं है करने वाले, वो आप पिंडी में उनको रहने दें, उनको प्रैक्टिस करने दें, वो जो कर रहे हैं, आप अपने काम से काम रखें। हर किसी ने ऐसे स्क्वाड को ट्रीट कर रहे हैं ऐसे पता नहीं कोई बहुत बड़ा तीर मार रहा है उन्होंने 18 बंदों का स्क्वाड सेलेक्ट करके, और जी ये हमें जो है ना चैंपियन बना के लेकर आएंगे। ठीक है, आप नेशनल T20 अभी हो रहा है, उसकी ज़रा आप हालत देखें यहाँ के प्ले लोगों को, टीम्स को जो है वो प्रैक्टिस ग्राउंड अवेलेबल नहीं है। एक दिन में आप पता नहीं कितने कितने मैचेस करवा रहे हैं, बैक टू बैक प्लेयर्स के मैचेस हो रहे हैं। वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। उस पे फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी कि बाय द टाइम आपका नेशनल T20 ख़त्म होगा जी हमें ऐसे ऐसे हीरे मिल जाएंगे जो हम न्यूजीलैंड सीरीज़ में ले जाएंगे। तो अगर आपकी ये अप्रोच है तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर आप जब इस तरह के टूर्स पे जब आप जाएंगे तो आपको भड़कास ही पड़ेगी और क्या होगा, यू नो। तो जब तक सीरियसनेस फ्रॉम द टॉप शुरू नहीं होगी, हम जो है वो इस टीम से बहुत कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हमें नहीं रखनी चाहिए। इट ऑल कम्स डाउन टू कि अगर आप क्रिकेटिंग एक्सपर्ट से अगर आप बैटिंग अच्छी कर रहे हैं, बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, आप सेशन बाय सेशन अगर अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, आई थिंक दैट विल मैटर्स द मोस्ट। ठीक है कि रिजल्ट आएंगे उसी बेसिस पर आएंगे, बट आपको सेशन बाय सेशन चलना पड़ेगा, स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट, टू मेक इट काउंट। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा आप जो है ना बहुत कंपेटिटिव इनिंग क्रिकेट खेलने वाले हैं वहाँ पे। ओके, अली, आपको क्या आपसे भी मेरा ये सवाल है कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं पाकिस्तान स्क्वाड से इन कंपैरेटिवनेस विद रिगार्ड्स टू, अब अभी तो ऑस्ट्रेलिया ने अपनी स्क्वाड नहीं निकाली है, बट हमें आइडिया तो है कि उन लोगों का स्क्वाड किस तरह दिखेगा। तो आप बताएं, आपको क्या लगता है कि आपकी क्या उम्मीदें हैं इन स्क्वाड से, और आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं, कितनी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी स्क्वाड से? यार शायद मेरी तो अभी फ़िलहाल तो एक ही उम्मीद है कि ये एक टेस्ट मैच तो जीते। हम तो ये एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं कि ये सीरीज़ जीत जाए। ये तो बहुत ज़्यादा इनसे एक्सपेक्ट करने वाली बात हो जाएगी। लाइक वो क्रिसमस गिफ्ट वाली बात हो जाएगी। क्रिसमस में गिफ्ट देना है तो भाई आप 2 टेस्ट मैच, पहला टेस्ट जीते फिर दूसरा भी जीते बॉक्सिंग डे वाला। तो वो तो हमें एक्सपेक्ट ही करना है, हमें यही चाहिए कि आप अच्छी क्रिकेट खेलें, आप कम्पेटिटिव क्रिकेट खेलें। बाकी जहाँ तक बात है कम्पेटिटिवनेस की, अ, आप थोड़ा मतलब श्रीलंकन टाइप क्रिकेट यहाँ खेलनी अ, शुरू करेंगे तो ये लोग तो खा जाएँगे। क्योंकि श्रीलंका को तो आपने मौका नहीं दिया था टेस्ट सीरीज़ में कमबैक करने का। श्रीलंका को तो आपने पूरा ही दबा दिया था ना, कि वो आए ही नहीं, कमबैक ही नहीं किया आपने, 500 600 रन बनाए। तो यहाँ पे अगर आप ऊपर से अगर एग्रेसिव क्रिकेट खेलने जाएंगे, 20 पे 3 हो गए तो आप नहीं खेल सकते। आप वो मतलब कैरी ऑन नहीं कर सकते कि भाई 200 पे 3 आप कर लेंगे। भाई वो 100 रन पे आपको आउट कर देंगे। ये वाला हाल करेंगे ऑस्ट्रेलियंस, और सही वाला हाल करेंगे। बाकी जो रेवोल्यूशन की बात है, हमने जहाँ तक देखा है कि इंग्लैंड में रेवोल्यूशन एक बंदा लेकर आया, बेन स्टोक्स लेकर आया। वही बेन स्टोक्स जब रूट पे खेलता था उसकी इंटेंट अलग थी, जो रूट की खुद इंटेंट अलग थी जब वो अपनी कैप्टनसी में खेलता था। जैक क्रॉली हो गए, ओली पॉप हो गए, ये सारे उनकी जो इंटेंट थी वो डिफरेंट थी। लेकिन जब वो बेन स्टोक्स के अंडर आए या ब्रेंडन मक्कलम के अंडर आए तो उनकी जो इंटेंट है वो चेंज हो गई। तो ये इंडिविजुअल पे भी होता है कि भाई वो कैसे खेलना चाह रहा है, फिर मैनेजमेंट का भी आ, उस पे अमल दखल तो होता है कि भाई वो आ, मतलब क्या चाह रहे हैं बंदे से। यहाँ तो प्लान्स भी कन्वे नहीं होते ना, आपने देखा कि प्लान्स बनाने के बजाय यहाँ पे मीटिंग्स हो रही हैं। फूलों के हार पे मतलब इस्तकबाल हो रहा है, भाई ज़का अशरफ आए उनको वेलकम करें, जी जी बॉस, जी जी बॉस, आप आए, आप देखें प्रैक्टिस देखें, ये देखें ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये बहुत एक यूनिक लम्हा हो रहा है, आप भी देखें, आप पार्ट बने। तो ये वाला तो हाल है। मतलब वो एक सरकारी इवेंट नहीं होता, ऐसा लग रहा है कि ट्रेनिंग कैंप वो है। मतलब ड्रेसिंग रूम में बंदों पूरा स्क्वाड जमा हो रहा है, वो फिर बात कर रहे हैं कि ये ऐसा है वो है, डोमेस्टिक में खेलता है, हम बहुत प्राउड हैं। भाई उसका काम है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना, आप उस पर प्राउड होने वाली बात नहीं है। उसका काम है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना। तो
ये तो मतलब जो अभी ट्रेनिंग कैंप है, मेरा ऐसा मानना था कि आपको पिंडी के बजाय आप डायरेक्ट चले जाते, कोई इतना मसला नहीं है। जो प्लेयर्स पीछे रह गए थे तो आप उनको बाद में बुला लेते, कोई इतना मसला नहीं है। 15-16 बंदे अगर जल्दी चले जाएं और वहाँ जाके प्रैक्टिस कर लें हालत बजाय पिंडी के, तो इससे अच्छा क्या होगा। लेकिन आपको पता है यार, डिसीजंस मेकर जो है उनके जो अपने अपने भी मसले हैं, वो उनको तो खुद ही पता कि वो 2 महीने बाद इस पोजीशन पे होंगे नहीं होंगे। तो वो तो अभी इन्हीं चक्करों में लगे हुए होंगे कि भाई अपनी कुर्सी हम बचाएं। तो अभी तो फ़िलहाल ये है, जहाँ तक इंटेंट की बात है, जैसी मैंने कहा वो इंडिविजुअल पे भी होता है, टीम प्लान पे कैसे उतरते हैं। तो क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। ऐसा ना हो कि हम सुबह उठे 5 बजे, पाकिस्तान में तो सुबह 5 बजे मैच होगा, सुबह उठे मुंह हाथ धोए फ्रेश हुए और 8 बजे देख रहे हो ऑस्ट्रेलिया ही बैटिंग करने आ रहा है। तो भाई ये नहीं देखना हमें, हमें अच्छी क्रिकेट चाहिए। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई थिंक हमारा मेरा मेरा लास्ट सवाल है, और आई थिंक दिस शुड आई थिंक आफ्टर दिस वी शुड रैप इट अप। मेरा आखिरी सवाल है कि हम मैचअप्स क्या देख रहे हैं। इंडिविजुअल मैचअप्स थोड़े एक्साइटिंग भी होते हैं फैंस के लिए, ख़ास तौर पे फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में मैथ्यू वेड वर्सेस शाहीन अफरीदी का एक बहुत इंटरेस्टिंग मैचअप था जो पीएसएल में ट्रांसलेट हुआ था। बट इन दिस सीरीज आप लोगों के लिए कौन सा ऐसा मैचअप है जो आप लोग यू गाइस आर लुकिंग फॉरवर्ड टू? मेरे मेरे लिहाज से मेरे लिहाज से मैं शाहीन अफरीदी वर्सेस डेविड वार्नर का मैचअप देखना चाहूँगा। आइडियली आई वुड प्रेफर कि शाहीन डेविड वार्नर को जल्दी आउट करे, बट knowing David Warner's record recent past, it's not that easy. तो but hopefully that matchup turns out pretty good. आप बताइए, what is the matchup that you're looking forward to, or what kind of results you're expecting from that matchup as well? मेरे हिसाब से तो जो मैचअप जो एक्चुअली में मैचअप है वो हेजलवुड वर्सेस बाबर है। हेजलवुड ने काफ़ी दफ़ा बाबर को आउट कर चुका है, आई थिंक शायद 8 या 9 बार आउट कर चुका है या शायद उससे भी ज़्यादा। तो ये एक मैचअप है जो कि इंटरेस्टिंग होगा देखना कि इस बार बाबर कैसे उसके अगेंस्ट बैटिंग करता है। पाकिस्तान की साइड से आई थिंक ऑब्वियसली सबको एक्सपेक्टेशन शाहीन से ही होंगी, बट आई थिंक अबरार अगर खेलता है तो अबरार का स्मिथ के अगेंस्ट या लबिशेन के अगेंस्ट जो मैचअप होगा या इवन ट्रेवर्स हेड के अगेंस्ट ही कुड बी दैट दैट कुड बी समथिंग हमें वी कैन लुक फॉरवर्ड टू। तो वो एक अच्छा मैचअप हो सकता है कि हाउ दे प्ले हिम। तो लेट्स सी, मगर मेरे हिसाब से ये 2 मैचअप्स जो है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे। आपने हेजलवुड और बाबर का मैचअप बड़ा इंटरेस्टिंग बोला, क्योंकि बाबर आजम has historically struggled against Hazelwood in test matches. तो अली, मैं आप पे आता हूँ, और ये इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह रैप अप कर लेंगे आज की स्क्वाड का रिव्यू। आपकी नज़र में कौन सा ऐसा मैचअप है जो आप यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, और उसकी व्हाट डू यू एक्सपेक्ट दैट मैचअप टू रिजल्ट इन? यार मेरा जो भी जो कॉन्फिडेंस है, जो आप बोल सकते हैं, जो एक्सपेक्टेशंस है, वो अबरार से ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू और आपके जो बॉलर्स हैं। अब देखना पड़ेगा वो जो ऑस्ट्रेलियंस है वो अबरार को कैसे टैकल करते हैं, क्योंकि अबरार यार थोड़ा एक डिफरेंट एज तो देता है, एक डिफरेंट मतलब पुश तो देता है आपके बॉलिंग अटैक को। वो एक कन्वेंशनल स्पिनर या ऑफ स्पिनर या लेग स्पिनर तो नहीं है ना, वो फिंगर स्पिनर है। तो ये देखना पड़ेगा कि अबरार मतलब स्मिथ, लबुशेन, ट्रेविस हेड, आपके फिर नीचे मिचेल मार्श खेलेंगे। मुझे ऐसा लगता है शायद कैमरून ग्रीन ना खेलें तो मिचेल मार्श होंगे। तो मिचेल मार्श के अगेंस्ट, इन सब के अगेंस्ट देखना पड़ेगा कि भाई वो कैसे बॉलिंग करते हैं, और जब वो अटैक करेंगे तो वो फिर रिटर्न कैसे करते हैं, कमबैक कैसे करते हैं। तो ये वाला मैचअप तो
इंटरेस्टिंग होने वाला है थ्रू आउट द सीरीज़, क्योंकि जब हमारा आखिरी जो टेस्ट है वो सिडनी में थोड़ा स्पिनर्स को फ़ायदा भी होता है एज़ कम्पेयर टू पर्थ या मेलबर्न। तो देखें, लेट्स होप वो वाला मैचअप कैसा होगा। फिर कमिंस का हमें देखना पड़ेगा। कमिंस अगेंस्ट आवर टॉप ऑर्डर। पहले तो ये स्टार्क और हेजलवुड को सरवाइव करें। हमारी तो दुआ सबसे पहले यही होगी कि ये इन दोनों को पहले सरवाइव करें। फिर कमिंस का जो मैचअप है अगेंस्ट ऑल द हमारे जो बैटर्स हैं, टॉप ऑर्डर हो गए, नेथन लायन, वो लंबी बॉलिंग करते हैं। वो एक मतलब कुशन देते हैं इन सब फास्ट बॉलर्स को जो छोटे छोटे स्पेल्स कराते हैं, लेकिन नेथन लायन लंबी बॉलिंग कराते हैं। वो मतलब वो एक दिन में 30 ओवर भी करा लेते हैं। मैंने देखा है, वो एशेस में भी देखा है। वो श्रीलंकन कंडीशंस हो गई, वो इंडियन कंडीशंस हो गई, वो करा लेता है बंदा। तो अभी तो उनकी फिटनेस का भी थोड़ा मसला है। जो एशेस में उनको इंजरी हुई थी वो कैरी तो कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास उन्होंने खेलना शुरू की है। तो लेट्स होप ये कुछ मैचअप्स हैं। बाकी ऐसा मुझे कोई इतना खास मैचअप नज़र नहीं आ रहा जब मैं देखूं स्क्वाड को, क्योंकि सिमिलर वही ज़्यादातर प्लेयर्स तो वही हैं जो आपके 2022 में जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी और पाकिस्तान में भी जो टेस्ट सीरीज़ खेली थी। तो सेम एट इज़ वही वाला स्क्वाड है, वही वाले प्लेइंग 11 है। तो ये कुछ मैचअप्स हैं। हाँ, बस मुझे अबरार से काफ़ी उम्मीद है। इनकी इन मामलों में कि पाकिस्तान स्क्वाड का क्या शेप लगता है और हम व्हाट काइंड ऑफ प्लेइंग 11 वी कैन एक्सपेक्ट ऑन द फर्स्ट टेस्ट मैच इन पर्थ। तो इसी के साथ आप हम लोग को इजाज़त दें। इंशाल्लाह हम लोग आपको नई एपिसोड में मिलेंगे एंड होपफुली वो फर्स्ट टेस्ट मैच की विन का प्रीव्यू होगा। चलें, इंशाल्लाह आपसे फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।